नमस्कार साथियों, मैं हरिओम पांडे एक बार फिर अपने चैनल सारा लर्निंग पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं जनरल अवेयरनेस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि आपके क्वेश्चन बेस्ड जितने भी हैं सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और आप इवन कोई भी परीक्षा एसएससी की, बैंक की, रेलवे की, पुलिस की या फिर यूपीपीएससी की कोई भी ऐसी परीक्षा दे रहे हैं जिसमें जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है, तो आपको ये सीरीज ज़रूर देखनी चाहिए, आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में हम बात करेंगे आर्थिक विकास आमतौर पर डैश के साथ युग्मित है, अर्थात प्रश्न पूछ रहा है आपसे आर्थिक विकास जो है वो किसके साथ, किसमें आपके सामने ऑप्शन है अविस्फीति, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति जनित मंदी और अतिमुद्रास्फीति। तो आर्थिक विकास जो है वो आमतौर पर किसके साथ जुड़ा हुआ है, प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा मुद्रास्फीति। आप लोग कमेंट में अपने उत्तर ज़रूर टिक करें या फिर आप एक पेपर ले लें और उसमें आंसर नोट करते रहें, जिनसे आपको ये लाभ होगा कि आप कम से कम इतना तो जान पाएंगे कि आप कितने ज़्यादा तैयार हैं अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं मुद्रास्फीति के बारे में कुछ जानकारियाँ। हमारा सही जवाब हुआ मुद्रास्फीति, अर्थात आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति। हमारा प्रश्न था आर्थिक विकास जो है वो आमतौर पर मुद्रास्फीति के साथ युग्मित है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब बात करें मुद्रास्फीति की, तो मुद्रास्फीति एक निश्चित अवधि में मूल्यों की उपलब्ध मुद्रा के सापेक्ष वृद्धि मुद्रा स्फीति या महंगाई कहलाती है, अर्थात मुद्रास्फीति ही महंगाई है। अब देखिए, ये तो हो गई आपकी एक तरह की परिभाषा। शॉर्ट टर्म में अगर हम इसको समझें तो मान लीजिए आज के रेट में, मान लीजिए टुडे, जो भी डेट आज है आपके सामने, आज की डेट में मान लीजिए हम खरीदते हैं एक प्लेट मान लीजिए हमने लिया, कुछ भी आप खाने वाला रख लीजिए, पनीर खाते हैं हम, एक प्लेट पनीर लेते हैं। आज हम रेट दे रहे हैं 100 रुपीज। कितना? 100 रुपीज। अगर बात करें हम मुद्रास्फीति की, तो अगर सालाना मुद्रास्फीति 10% बढ़ रही है अगर, तो नेक्स्ट ईयर आपको इसी 1 प्लेट पनीर का कितना देना होगा? 110 रुपीज। और यही है आपकी मुद्रास्फीति। तो इस पॉइंट को शायद आपने समझा होगा कि जो हमारे जो एक कोई पर्टिकुलर टाइम है, अर्थात मान लीजिए सालाना मूल्य की जो, जैसे वर्तमान में जो मूल्य हमको किसी वस्तु के लिए उपलब्ध है, यदि नेक्स्ट ईयर उसी वस्तु का हम लोग ज़्यादा मूल्य दे रहे हैं तो हमारी मुद्रा में स्फीति हो रही है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा आप लोग। देखते हैं अगला प्रश्न। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय है। देखिए, अच्छा प्रश्न है। कृषि और उसके साथ जुड़े हुए क्षेत्र, संबद्ध क्षेत्र में योजना तैयार करने अर्थात प्लान करने के लिए और उनको समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य व्यापार निगम, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड। चलिए ठीक है, सही उत्तर बताइए आप सभी लोग, जल्दी से कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए अपना उत्तर। आपका सही उत्तर क्या होगा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सा है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। बात करें अगर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। पहले इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कृषि मंत्रालय के तहत कार्य करता है। वर्तमान में भारत में 101 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और 71 कृषि विश्वविद्यालय हैं और जिनका ये हेड है परिषद। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? आपके सामने उत्तर हैं सेन वंश, गौड़ वंश, इलियास वंश, गणेश वंश। आपका सही जवाब होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं।
आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब है सेन वंश। सेन वंश आपका सही जवाब है। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में सेन वंश ने अपना शासन स्थापित किया। बात करें अगर सेन वंश की, तो सेन राजवंश भारत का एक राजवंश था। 12वीं शताब्दी के मध्य में, देखिए 12वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। कर्नाटक इस वंश का मूल स्थान था। इसके प्रथम शासक जो थे वो सामंत सेन जी थे। गीत गोविंद, देखिए गीत गोविंद एक पुस्तक है, उसके रचयिता थे जयदेव। ये सेन वंश में एक शासक हुआ करते थे लक्ष्मण सेन, उनके पंचरत्न में से एक थे। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे? देखिए आपके सामने ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं है? अर्थात कांग्रेसी समाजवादी एक दल था, इस बात से आप लोग स्पष्ट हो जाइएगा। आइए इसका उत्तर देखते हैं। हम सभी को पता है इसका सही उत्तर क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस। आइए जानते हैं थोड़ी सी जानकारी कांग्रेस समाजवादी दल के बारे में। हमारा सही उत्तर हुआ सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेसी समाजवादी दल कांग्रेस समाजवादी दल के नहीं थे। अगर बात की जाए कांग्रेस समाजवादी दल की, तो इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। बिहार में एक पार्टी थी कांग्रेस में समाजवादी, बिहार में इसकी स्थापना की गई थी और 1948 में इसे बंद कर दिया गया, या कह लीजिए 1948 में ये पार्टी अपना अस्तित्व खो दी। और इसके संस्थापक सदस्यों की अगर बात की जाए तो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देव और मीनू मशानी का नाम आता है। अर्थात सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी समाजवादी दल के नेता नहीं थे। इन पॉइंट को आप लोगों ने क्लियर किया। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है भूकंप, ऑप्शन नंबर 2 ओजोन गैस, ऑप्शन नंबर 3 ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर 4 नदियाँ। चलिए ठीक है, इसका जवाब दीजिए तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें अगर ज्वालामुखी की, तो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कुछ इस टाइप का फिगर होता है ज्वालामुखी का, और यहाँ से लावा बाहर निकलते हैं। बात करें अगर इंडिया के टर्म में ज्वालामुखी की, तो भारत में इस समय 2 ज्वालामुखी हैं। पहले का नाम है वैरन, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, बैरन ज्वालामुखी। दूसरी है नारकोंडम। परीक्षा की दृष्टि से इसको जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरी ज्वालामुखी है नारकोंडम और इन दोनों की लोकेशन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये बैरन द्वीप में पड़ता है मध्य अंडमान में, और नारकोंडम जो है ये पड़ता है आपका उत्तर अंडमान में। नारकोंडम और बैरन के बारे में एक पॉइंट आप लोग जान लीजिए। बैरन जो ज्वालामुखी है वो वर्तमान में भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन ज्वालामुखी वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी अगर आपसे पूछी जाती है तो आपका सही जवाब बैरन, और पूछा जाता है कि सक्रिय ज्वालामुखी इनमें से कौन है और ऑप्शन में आपको बैरन दिखता है तो आपका सही जवाब होगा बैरन ज्वालामुखी। और नारकोंडम ज्वालामुखी जो कि उत्तरी अंडमान में है, यह वर्तमान में प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है। इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग, ये देखिए विभाग स्थित है, विभाग थोड़ा वर्ड गलत है, प्रादेशिक क्षेत्र आप कह लीजिए। काली और तीस्ता नदियों के बीच में हिमालय का कौन सा प्रादेशिक क्षेत्र आता है? इस पॉइंट को आप लोग ऐसे देखेंगे। अगर बात की जाए तीस्ता नदी की, देखिए पॉइंट समझिएगा। तीस्ता नदी, तो तीस्ता नदी निकलती है आपके सिक्किम से, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से। अगर हम बात करें इंडिया के मैप की, देखिए ये आपका है सिक्किम,
ये एरिया आपको सिक्किम दिख रहा है और यहाँ कहीं से तीस्ता नदी निकलती है। तीस्ता नदी यहाँ कहीं से आगे निकलती है और आगे जाके क्या करती है, ये आगे तीस्ता नदी निकलती है और आगे जाके ये कहाँ मिल जाती है, बांग्लादेश में मिलती है। किससे? तो ये बांग्लादेश में जमुना से जाकर मिल जाती है। जमुना हम लोग बांग्लादेश में किस नदी को कहते हैं, ये आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं आप लोगों ने कितना अध्ययन किया अभी तक। तीस्ता नदी यहाँ से निकलती है, अर्थात हम कह सकते हैं तीस्ता जेमू ग्लेशियर से निकलती है। बात हो रही है काली नदी की, तो काली नदी भी आपकी यहीं तिब्बत के आसपास से निकलती है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग इसके बीच में आता है। देखिए हिमालय से प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हिमालय को कई खंडों में बांटा गया है। आप लोग सबसे पहले इस चीज़ को जान लीजिए, हिमालय को कई खंडों में बांटा गया है। कई जो प्रमुख आप कह सकते हैं विशेषज्ञ हुए, उन्होंने कुछ ने नदियों के आधार पर इसको बांटा है, कुछ ने इसको हिमालय या क्षेत्रों के आधार पर बांटा है। तो अगर बात करें नदियों के आधार पर विभाजित करने के बारे में, जैसे कि आपके सामने ये ऑप्शन दिया हुआ है, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय। तो ये जो आपको हिमालय दिख रहे हैं, ये हिमालय आपको नदियों के आधार पर बांटे गए हैं। ये हिमालय क्षेत्र नदियों के आधार पर, क्वेश्चन भी आपसे नदियों का पूछ रहा है। बांटा किसने, तो उसका नाम आप लोग जान लीजिए। उन महोदय का नाम था सिडनी बोरार्ड। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा चुका है परीक्षा में कि नदियों के आधार पर या हिमालय को नदियों के आधार पर किसने विभाजित किया है, तो विभाजित किया है सिडनी बोरार्ड ने। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और आपके यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। सिडनी बोरार्ड महोदय ऐसे थे जिन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया है। अब आइए बात करते हैं पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय और कुमायूं हिमालय के बारे में। तो पंजाब हिमालय, या इसी को आप सिडनी बोरार्ड महोदय ने कश्मीर हिमालय की संज्ञा दी है। तो इसमें हिमालय का जो क्षेत्र इन्होंने निर्धारित किया है नदियों के हिसाब से, वह सिंधु एंड सतलज के जो बीच का क्षेत्र है, उसको सिडनी बोरार्ड महोदय ने पंजाब हिमालय की संज्ञा दी है। अब बात करें अगर हम नेपाल हिमालय की, तो इसके बाद इन्होंने काली एंड तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को इन्होंने नेपाल हिमालय का नाम दिया है। अब देखिए आपकी जो सिंधु रिवर है, सिंधु रिवर इंडिया में लेह से इंटर करती है और चिल्लास से बाहर हो जाती है, और सतलज आपका यहाँ निकलते हुए आगे बढ़ जाता है। तो इस क्षेत्र को इन्होंने क्या नाम दिया, पंजाब हिमालय। ये है आपकी काली नदी इंटर करती है, ये है, इसके बीच के क्षेत्र को इन्होंने क्या नाम दिया, इसके बीच के क्षेत्र को इन्होंने नेपाल हिमालय नाम दिया। अब बात करते हैं असम हिमालय की, तो असम हिमालय इन्होंने तीस्ता एंड दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी निकलते हुए जब आगे बढ़ती है, यांग्याप दर्रे से इंटर करती है, तो इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। तो इसके बीच के क्षेत्र को सिडनी बोरार्ड ने क्या दिया, असम हिमालय। अब बात करें अगर कुमायूं हिमालय की, तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के जो बीच का क्षेत्र है, आप ऐसे देख सकते हैं, सतलज एंड काली नदी के बीच के क्षेत्र को कुमायूं हिमालय की संज्ञा दी गई सिडनी बोरार्ड महोदय के द्वारा। शायद आपकी कुछ फैक्ट क्लियर हुए होंगे। नेपाल हिमालय हमारा सही उत्तर हुआ। सिंधु व सतलज के बीच के क्षेत्र को कश्मीर हिमालय, सतलज व काली के बीच के क्षेत्र को कुमायूं हिमालय, काली व तीस्ता के बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय, और तीस्ता व दिहांग के बीच को असम हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। लोक नृत्य बोहाग बिहू में प्रचलित है। देखिए बिहू आप सभी लोग जानते हैं। बिहू जो लोक नृत्य है वो किसका है, आपके सामने ऑप्शन है असम, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। आप सभी लोग सही उत्तर से परिचित हैं। आपका सही उत्तर है असम।
आइए बात करते हैं असम के कुछ और प्रमुख लोक नृत्यों की। तो असम में बिहू बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से लोक नृत्य है। बिछुआ, नट पूजा, महारास, ये सारे असम के लोक नृत्य हैं। और हम बात कर लेते हैं अगर उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों की, तो उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा। ये कुछ प्रमुख उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं जिनको आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। लोक नृत्य से एक प्रश्न आप नृत्य से आप कह लीजिए लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य से एक प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को अवश्य मिलता है, इसलिए इस आधारशिला की जानकारी आपको होनी अत्यंत आवश्यक है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है दक्षिण एशियाई साहित्य का DSC पुरस्कार 2017 जीतने वाली पुस्तक। अब देखिए आपके लिए जरूरी क्या है, इस पुस्तक का नाम द स्टोरी ऑफ अ ब्रीफ मैरिज के लेखक कौन हैं? तो उसके लेखक हैं अनुक अरुद प्रागा सम। आइए इनके बारे में थोड़ी जानकारी कर दे, उनकी बुक देखते हैं। अनुक अरुद प्रागाशम ने एक बुक लिखी है, बुक आपके सामने दिख रही है, द स्टोरी ऑफ अ ब्रीफ मैरिज, राइटर अनुक अरुद प्रागाशम। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली किस राजनीतिक दल से संबंधित है? देखिए KP शर्मा ओली वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और इनकी पार्टी जो है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल एकीकृत। ठीक, KP शर्मा ओली किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से। बात करें नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। क्षेत्रफल आपके सामने है। प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली, जिनका पूरा नाम है खड्ग प्रसाद शर्मा। जनसंख्या है 28.09 मिलियन, 2018 में ये कैलकुलेट की गई थी विश्व बैंक के द्वारा। राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और आधिकारिक भाषा है नेपाली। ये कुछ जानकारी रही आपके सामने नेपाल के बारे में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कक्षा संख्या n से दर्शाई गई कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है? देखिए ये आपके सामने साइंस का प्रश्न है और साइंस के केमिस्ट्री का प्रश्न है। कोई आउटर सेल है या कक्षा है जिसको n से दर्शाया गया है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है, उसको आप किससे कितनी हो सकती है, इसके लिए क्या यूज करेंगे? आपके सामने ऑप्शन है 2n, 2n2, n या n2। तो यहाँ 2 का मतलब है मल्टीप्लिकेशन से। कक्षा संख्या n से दर्शाई गई है, कक्षा में उपस्थित मान लीजिए कोई कक्षा संख्या 1 है, में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, 0 तो 0। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आइए देखते हैं हम। सही उत्तर है 2n2। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? देखिए पॉइंट ध्यान रखिएगा, अपर रूप पूछ रहा है, कार्बन का अपर रूप, लेकिन साथ में पूछ रहा है नहीं है। तो कार्बन का अपर रूप हम सभी जानते हैं, हीरा कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है और C16 कार्बन का ही अपर रूप है। हमारे सामने ऑप्शन है मेथेन। मेथेन कार्बन का अपर रूप नहीं है और हमारा ये सही उत्तर है। बात करते हैं अगर मेथेन की, तो मीथेन एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है, अर्थात ना इसमें रंग है और ना ही सुगंध है, जो ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4। यही आपका मीथेन गैस है। हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन के दो प्रमुख अपर रूप हैं। ये दोनों एक ही तत्व के शुद्ध रूप होने के बावजूद संरचना में अलग अलग होते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अगर आप कंपटीशन देते आ रहे हैं तो आपको धन विधेयक से एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है, प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है। आपका सही जवाब होगा, आपके सामने ऑप्शन है अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 256। अगर आपने थोड़ा सा भी अध्ययन किया है तो उत्तर आपके सामने आपको दिख रहा होगा। आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 की अगर हम बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित धन विधेयक लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को ना तो अस्वीकार कर सकती है और ना ही उसमें कोई संशोधन कराने का वैधानिक हक
मिलती है। ये धन विधेयक से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारियां थी, आपने देखी। एक और जानकारी, लोकसभा में ही धन विधेयक को हमेशा पेश किया जाएगा। पहले इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? आपके सामने ऑप्शन है, राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राजकीय तथा वित्तीय आपातकाल दोनों। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं हमारे देश में आपातकाल के बारे में 3 उपबंधों की व्यवस्था की गई है, जिसमें आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 के तहत 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 352, अगर बात करें आर्टिकल 352 की, तो आर्टिकल 352 में देखिए आपके सामने लिखा हुआ अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है, या युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है। तो आपका सही उत्तर राष्ट्रीय आपातकाल होगा। अगर आगे अनुच्छेदों को देखें तो आपातकाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 356 है, जिसे हम लोग राज्य आपातकाल या राजकीय आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के नाम से जानते हैं। और यह जब संवैधानिक तंत्र राज्यों में विफल होता है तब इस आपातकाल की घोषणा की जाती है। जैसे कि कहीं की सरकार गिरती है तो वहाँ पर जो आपातकाल लगाया जाता है वो राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल होता है। बात करें अगर अनुच्छेद 360 की, तो अनुच्छेद 360 भारत के वित्तीय अस्थायित्व अथवा शाख के खतरे के कारण अधिरोपित आपातकाल वित्तीय आपातकाल होता है। अर्थात जब फाइनेंस हमारा कमज़ोर हो जाता है और उस दृष्टि में यदि हमें आपातकाल तक लगाने की घोषणा पड़ जाती है, तो उस दृष्टि में हम अनुच्छेद 360 की सहायता लेंगे। तो आपके सामने ये 3 अनुच्छेद थे जो कि आपातकाल से संबंधित थे। तीनों आर्टिकल आपने देखा, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 राजकीय आपातकाल और आर्टिकल 360 आपकी वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है, अचानक किसी गतिविधि के दौरान किसी अम्ल के निर्माण के कारण हमारी पेशियों में ऐंठन होता है या किसी ऐसी गतिविधि के दौरान अचानक ऐसी आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपके शरीर में किसी अम्ल का निर्माण हुआ जिससे आपकी मांसपेशियों में ऐंठन महसूस होने लगा, तो वो किस अम्ल की वजह से होता है? आपके सामने ऑप्शन है, लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। आपका सही जवाब होगा लैक्टिक अम्ल। आइए देखते हैं। लैक्टिक अम्ल जो है, सबसे पहले हम देख लेते हैं लैक्टिक अम्ल की संरचना आपके सामने लिखी गई है, सी और ये हाइड्रोजन 3 जुड़ रहा है, एक कार्बन, अर्थात आप लिख सकते हैं C3H6O3। ये लैक्टिक अम्ल की रासायनिक सूत्र है। अगर बात करें लैक्टिक अम्ल की, तो लैक्टिक अम्ल विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाने वाला एक रासायनिक यौगिक है। इसे सर्वप्रथम स्वीडन के रसायन विज्ञानी कार्ल विल्हेम सीले ने, देखिए इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, आपसे परीक्षा में ये अलग से भी पूछा जा सकता है एक दूसरा क्वेश्चन बना के कि कार्ल विल्हेम सीले ने किस चीज़ को दिया। हम सर्वप्रथम स्वीडन के रसायन विज्ञानी जो थे कार्ल विल्हेम सीले ने 1780 में क्या विलगित करके लैक्टिक अम्ल बताया। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। लैक्टिक अम्ल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ आप देख रहे हैं आपके सामने लिख दिया गया है, मांसपेशियों में विभिन्न प्रकार के विषैले तत्व एकत्रित हो जाते हैं। आप बार बार अगर काम करते हैं तो ये ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करता है। लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन जब ग्लाइकोजन लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट होने लगते हैं तो उससे मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और उसी को हम लोग कह सकते हैं कि हमारी पेशियों में ऐंठन होने लगता है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ओरिजिन की बात कर रहा है, मूलभूत इकाई की बात कर रहा है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? सभी पौधे जंतु एवं कोशिकाओं से बने हैं। इस पॉइंट को किसने प्रस्तुत किया? तो आपके सामने वो ऑप्शन है एम्स्लीडेन तथा टी स्वान, विरसा, जेई पुरकिंजे, लिवेनहाक। आपका सही जवाब होगा एम्स्लीडेन तथा टी स्वान। एम्स्लीडेन तथा टी स्वान ने
कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। अर्थात कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। कोशिका मूलभूत इकाई है किसकी? जीवन की। कोशिका अर्थात सेल। बात करें अगले प्रश्न की। पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी परत, जिसे डैश कहा जाता है, में गहराई की गड़बड़ी के कारण भूस्पंद आते हैं। आपके सामने ऑप्शन है क्रोड, कर्नेल, सतह और भूपर्पटी। आपका सही उत्तर होगा भूपर्पटी। भूपर्पटी के बारे में जानकारी देखिए, आपके सामने फिगर लगा हुआ है। ये आपकी जो ऊपर की परत दिख रही है, ये आपकी भूपर्पटी है। इसके बाद आपको मेंटल दिखेगा, इसके बाद क्रोड जो कि 2900 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है। बात करें भूपर्पटी की, तो भूपर्पटी या क्रस्ट, अंग्रेजी में हम लोग इसे क्रस्ट के नाम से जानते हैं, भूविज्ञान में किसी पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपर की ठोस परत को कहते हैं, या जिस सामग्री का बना होता है वह इसके नीचे की मेंटल कहलाई जाने वाली परत से रासायनिक तौर पर भिन्न होती है। यहाँ पर दी गई है भूपर्पटी की आपको मोटाई, आप देख सकते हैं। अब आज ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप हमसे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सारा लर्निंग पॉइंट सर्च करके। आप हमारे प्रीवियस वीडियोज को भी देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको इसका PDF, इस वीडियो के PDF और इसके साथ ही कुछ और भी महत्वपूर्ण PDF आपको मिलते रहें। आप GK भाई हरिओम पांडे सर टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें सारा लर्निंग पॉइंट पर फॉलो कर सकते हैं पेज पर, और फेसबुक पेज पर भी आप हमें लाइक कर सकते हैं। तो ठीक है, पढ़ते रहिए आप सभी लोग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।